हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑनरशिप के बारे में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ ऑनरशिप को। इससे जो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको ऑनरशिप की डेफिनेशन, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया था, और वो फर्स्ट पार्ट था। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम काइंड्स ऑफ ऑनरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आपसे मेरा वो वीडियो मिस हो गया हो, आप उसको नहीं देख पाए हो, तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो ऑनरशिप का देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में काइंड्स ऑफ ऑनरशिप के बारे में। ऑनरशिप कई प्रकार का हो सकता है और सुविधा के अनुसार ऑनरशिप को कई भागों में बांटा गया है, जिनमें से जो मेन जो पार्ट है उनको मैं डिस्कस आपसे करने जा रही हूँ। नंबर 1 पर है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप, यानी कि मूर्त स्वामित्व तथा अमूर्त स्वामित्व। कॉर्पोरियल ऑनरशिप से मतलब उस ऑनरशिप से है जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट पर होती है। मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी कि हम जब मटेरियल ऑब्जेक्ट जो भी हमारी भौतिक पदार्थ हैं, यानी कि भौतिक पदार्थों के स्वामित्व को मूर्त स्वामित्व कहा जाता है। और जो इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप होती है वो राइट के ऊपर होती है, यानी कि उसमें हम बात करते हैं राइट की। जैसे जो हमने भी कहा कि जो मूर्त स्वामित्व, तो मूर्त स्वामित्व किस पे हो सकता है? मूर्त स्वामित्व जैसे कि हमारा हाउस है, टेबल है, कोई मशीन है, इन सब पर जो भी हमारा मूर्त स्वामित्व होगा यानी कि कॉर्पोरियल ऑनरशिप होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉपीराइट की, पेटेंट की, ट्रेडमार्क की, तो ये सब अमूर्त वस्तुएं हैं, अमूर्त अधिकार हैं, और ये सब कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप के अंतर्गत आएंगी। दोनों के बीच में मेन अंतर क्या है? दोनों के बीच में मेन अंतर ये आ जाता है मटेरियल और इमैटेरियल थिंग का। यानी कि जो इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीज़ों के ऊपर है जिन्हें हम अपने सेंस के द्वारा, ना जिन्हें हम फील कर सकते हैं, ना जिन्हें हम देख सकते हैं, ना जिन्हें हम छू सकते हैं। जबकि कॉर्पोरियल ऑनरशिप उन चीज़ों के ऊपर है जो कि हमारा, जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मूर्त स्वामित्व क्या है। जो भौतिक वस्तुओं से संबंधित है वो मूर्त स्वामित्व है, और जहाँ पर हम अधिकार की बात कर रहे हैं तो वो अमूर्त स्वामित्व के अंतर्गत आ जाता है। सेकेंड पॉइंट, सोल ऑनरशिप एंड को ऑनरशिप। नाम से क्लियर हो रहा है एकल स्वामित्व तथा सह स्वामित्व। यदि संपत्ति का स्वामित्व एक ही व्यक्ति में निहित है तो वो सोल ऑनरशिप कहलाता है। लेकिन यदि किसी संपत्ति के एक से ज़्यादा स्वामी हों तो वो उसके सहस्वामी कहलाएंगे। यहाँ पर सहस्वामित्व से मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु के सारे स्वामी अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये है कि एक ही वस्तु पर या एक ही भूमि के ऊपर संयुक्त रूप से सभी सहस्वामी अपना अधिकार रखते हैं। उसके अंतर्गत सभी सहस्वामियों को कुछ एसेंशियल राइट मिले होते हैं, जैसे राइट टू पोजीशन। सभी उस प्रॉपर्टी पर अपना पोजीशन रखेंगे, सभी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे, और सभी उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज, लेकिन एक दूसरे की सहमति से उसको कर सकेंगे। काइंड ऑफ ऑनरशिप यानी कि सहस्वामित्व दो प्रकार का होता है, ऑनरशिप इन कॉमन एंड जॉइंट ऑनरशिप, सामान्य स्वामित्व और संयुक्त स्वामित्व। इन दोनों में मेन जो अंतर होता है वो किसी एक को ऑनर की डेथ के बारे में, डेथ से संबंधित है। कैसे? जो ऑनरशिप इन कॉमन होता है उसमें यदि किसी भी, जैसे कि मान लिया मैंने कहा कि एक प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा सहस्वामी हैं, तो उनमें से यदि किसी भी सहस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी अधिकार या जो भी उसकी वस्तु है जिस पर वो सहस्वामी था वो उसकी मृत्यु के बाद में उसके उत्तराधिकारियों के पास में चला जाएगा। यानी कि उसकी मृत्यु के बाद में उसका जो अधिकार वस्तु पर समाप्त नहीं होगा बल्कि उसके उत्तराधिकारियों के पास में चला जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं जॉइंट ओनरशिप की, तो जॉइंट ओनरशिप में यदि किसी एक सहस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद में उसका अधिकार जिस भी वस्तु पर है या जो भी उसका स्वामित्व है वो उसके उत्तराधिकारियों को ना जा करके बाकी जो बचे शेष सहस्वामी हैं उनके पास में चला जाएगा।
मेन जो दोनों जो को ऑनरशिप के जो दो काइंड हैं उन दोनों में मेनली यही अंतर है। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ऑनरशिप की। एब्सोल्यूट ऑनर वो होता है जिसके पास किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी राइट से रिलेटेड सारे राइट होते हैं और बाकी सबको वो उससे पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर देता है, जब जिस पर वो अपना पूरी तरीके से पोजीशन भी रखता है, उसको एंजॉय भी करता है, उसको नष्ट भी कर सकता है बिना किसी रोक टोक के, तो वो एब्सोल्यूट ऑनरशिप कहलाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व के ऊपर लिमिटेशंस लगाई जाएं, कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं, कैसे उसको यदि उसको नष्ट करना चाहता है और उसको रोक दिया जाए या उस पर कुछ लिमिटेशन लगा दी जाएं, तो वो लिमिटेड ऑनरशिप कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल, यदि एक मकान के दो से ज़्यादा स्वामी हैं या पिता की मृत्यु के बाद में दो या दो से अधिक बेटे उस मकान के मालिक हैं, तो कोई भी बिना बाकी लोगों की सहमति के उस मकान को नहीं बेच सकता, यानी कि लिमिटेड ऑनरशिप के अंतर्गत उनके ऊपर ऑनरशिप उनकी लिमिटेड कर दी गई है। जबकि एब्सोल्यूट में क्या है, यदि मकान का स्वामी एक ही व्यक्ति है तो वो अपने मनमाने तरीके से उस चीज़ को आप बेच सकता है। इसका मेन एग्जाम्पल हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, जहाँ पर वुमेन को बहुत ही लिमिटेड ऑनरशिप प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ट्रस्ट ऑनरशिप एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको नाम से क्लियर होगा, इसको डुप्लीकेट ऑनरशिप के नाम से भी जाना जाता है। हमने लीगल राइट एंड ड्यूटीज़ वाले टॉपिक में जब ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल राइट को भी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ये कहीं ना कहीं उन्हीं से ही रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट का मतलब होता है वो अपने बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता ट्रस्टी, बल्कि बेनिफिशरी के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो यानी कि ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल प्रॉपर्टी में एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर दोनों लोगों की ऑनरशिप होती है, ट्रस्टी की भी, बेनिफिशियर की भी। लेकिन यहाँ पर जो संपत्ति मेन होती है वो हितग्राही के लिए होती है और जो ट्रस्टी होता है, वो जो न्यासी होता है, वो केवल हिताधिकारी के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जो यहाँ पर देखिए क्लियर मैंने आपको बताया भी है कि द ऑनरशिप ऑफ अ ट्रस्टी इज नॉमिनल एंड नॉट रियल। वो केवल जो ट्रस्टी की जो ऑनरशिप है वो केवल नाम मात्र की है, वास्तविक नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं वो विधि के अंतर्गत जो ट्रस्टी है वो बेनिफिशरी के बेनिफिट को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को उसके बेनिफिट के लिए होल्ड कर रहा है। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी दोनों की कही जाएगी, ट्रस्टी की भी होगी और बेनिफिशरी की भी होगी, लेकिन उस पर मेन जो वो होगी वो बेनिफिशरी के बेनिफिट के लिए होगी और उसका जो केयर टेकर होगा वो ट्रस्टी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं लीगल एंड इक्विटेबल ऑनरशिप की। लीगल ऑनरशिप और इक्विटेबल ऑनरशिप के बारे में भी हमने कई बार लीगल राइट बारे में भी डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में दो तरह की चीज़ें चला करती थी। एक तो इंग्लैंड में पहले कॉमन लॉ थे, दूसरे वहाँ पर इक्विटी यानी कि साम्य के नियम भी चला करते थे। तो जो स्वामित्व इंग्लैंड में कॉमन लॉ के द्वारा लोगों को मिलता था वो लीगल ऑनरशिप कहलाता था, और जो साम्य के नियमों के अनुसार, जो कि आपका हम कह सकते हैं अंतर्मन की बात यदि हम करें, या जो हम साम्य के आधार पर बात करें, सही गलत के आधार पर बात करें, यानी कि जो रूल्स ऑफ इक्विटी के बेस पर मिलता था वो इक्विटेबल ऑनरशिप कहलाता था। दोनों में मेन यही अंतर आ जाता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में जब कॉमन लॉ बना था तो कॉमन लॉ में बहुत सारी कमियां थी और उन्हीं कमियों को इंग्लैंड की चांसरी कोर्ट के द्वारा इक्विटी के नियमों के द्वारा उन चीज़ों को आपका रिकवर किया जाता था। नेक्स्ट जो काइंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेस्टेड एंड कंटिजेंट ऑनरशिप। ऑनरशिप या तो वेस्टेड हो सकती है यानी कि निहित हो सकती है, समाश्रित। जब किसी प्रकार से स्वामित्व किसी व्यक्ति में पूर्ण रूप से निहित हो जाए, उसको पूरी तरीके से मिल जाए, तो वो वेस्टेड ऑनरशिप कहलाएगा। और कंटिजेंट वो कब होगा या समाश्रित कब होगा, जब किसी ऑनर को किसी भी संपत्ति के ऊपर या जिस भी चीज़ का वो ऑनर है वो उसको राइट तब मिले किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर, यानी कि किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर।
फॉर एन एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपने अपने फादर से कहा कि मुझे स्कूटी दिला दीजिए, और उन्होंने सीधे सीधे आपको स्कूटी दिला दी, आपको स्कूटी की चाबी दे दी, तो यानी कि स्कूटी पे आपका वेस्टेड ऑनरशिप हो गया, यानी कि आपका निहित स्वामित्व हो गया। लेकिन यदि वहीं पर आपके फादर ने आपसे कंडीशन रख दी कि ठीक है मैं स्कूटी तो ले रहा हूँ, पर यदि तुम्हारे एग्ज़ाम में 60% से अबव मार्क्स आए तो मैं स्कूटी की चाबी तुमको दे दूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें वो चाबी नहीं दूँगा, वो स्कूटी तुमको नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पर स्कूटी पर जो स्वामित्व पाने का अधिकार डिपेंड हो गया किस पर, कंडीशन पर हो गया। अब यदि कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो कंटिजेंट ऑनरशिप वेस्टेड ऑनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि नहीं कंडीशन फुलफिल होती है तो वो अधिकार, तो वो स्वामित्व वहाँ पर समाप्त हो जाएगा और वो कभी भी निहित स्वामित्व नहीं बन पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये काइंड ऑफ ऑनरशिप का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर किसी नए टॉपिक को। तो चलिए, थैंक यू, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।